सी बोर्स मॉडल ऑफ एटम हम लोग पढ़ रहे थे। बोर्स मॉडल ऑफ एटम बेस्ड ऑन 3 पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पोस्टुलेट हमने देख लिया था। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? इलेक्ट्रॉन्स रदरफोर्ड मॉडल में जो इन्फिनाइट ऑर्बिट्स की पॉसिबिलिटी बोली थी, बोर ने बोला इस सारे ऑर्बिट्स एग्जिस्ट नहीं करते। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी के अकॉर्डिंग उसके कुछ डेफिनेट ऑर्बिट्स होती हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट इन्फिनाइट मतलब कोई भी रेडियस से कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, ही हैज डिफाइंड अ डेफिनेट ऑर्बिट्स, राइट, और एनर्जी लेवल्स। देन second postulate defines those orbits या stationary states। define stationary state मतलब आप कितना मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, थर्ड का रेडियस क्या होगा, वो सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो सेकंड पोस्टुलेट डिफाइंस स्टेशनरी ऑर्बिट्स दैट इज किस ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी, कितना रेडियस होगा, मतलब कंप्लीटली आप उस ऑर्बिट को डिफाइन कर सकते हो, राइट। नाउ कैसे इसको किया डिस्क्राइब ने? इसका प्रूफ नहीं दिया, बट दिस स्टेटमेंट वाज गिवन, दिस पोस्टुलेट वाज गिवन। ऑब्वियसली पोस्टुलेट है, प्रूफ नहीं था इसका। व्हाट इज इट? इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व only in those orbits where angular momentum of electrons is integral multiple of h upon 2 pi. Good. Electrons will revolve only in those orbits where angular momentum of the electrons is integral multiple of h upon 2 pi, right? So मतलब क्या? angular momentum भी quantized है, that is angular momentum of electrons is also quantized, like as energy is quantized, जैसे एनर्जी क्वांटाइज्ड है वैसे एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? mvr, या L से डिनोट करते हैं, दैट इज mvr। now this is also quantized, मतलब this is also a multiple of h by 2 pi। तो एंगुलर मोमेंटम की भी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती। एंगुलर मोमेंटम कैन नॉट टेक एनी पॉसिबल वैल्यू, it will take the values which are integral multiples of h by 2 pi, that is h by 2 pi, 2h by 2 pi, 3h by 2 pi. So angular momentum of orbiting electron is integral multiple of h upon 2 pi. समझा? Where n stands for principal quantum number, और वही कौन से ऑर्बिट की बात है? n stands for प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोलो केमिस्ट्री वाला में जो लास्ट ईयर पढ़ा था, या एनर्जी लेवल इन विच ऑर्बिट बोल लो या शेल बोल लो, इन विच इलेक्ट्रॉन लाइज, ठीक। मतलब जिस ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम 2 टाइम्स h by 2 pi होगा। फोर्थ ऑर्बिट में है तो 4 टाइम्स h by 2 pi होगा। फिफ्थ ऑर्बिट में है तो 5h by 2 pi होगा, एंड सो ऑन, राइट? Yes, sir. Now,
थर्ड पॉस्टुलेट में क्या लिखा हुआ है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड. तो पहला तो इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. ऐसा नहीं कि कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी जाएगी, इसलिए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो वैसे ही होता है इसलिए. चल ठीक है, आप शायद समझ पा रहे हो. डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब ऐसा कुछ भी वैल्यू नहीं ले सकता कि 3.8 भी ले ली, 14 भी ले ली, 15.6 भी ले ली, कुछ भी वैल्यू ले ली, ऐसा नहीं. वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जीज होंगी, वही एनर्जी वो ले सकता है, राइट. तो एनर्जी की कुछ वैल्यूज होंगी, रेंज होगी, ये वैल्यूज में से कोई वैल्यू वो ले सकता है, राइट. सो इलेक्ट्रॉन कैन हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. as per energy it remains in various stationary orbits. So various stationary orbits में रहता है, right. as long as it stays in any orbit, it does not radiate energy in any form. क्या है? जब तक क्या कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है किसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास. उस एनर्जी के अकॉर्डिंग उसने कुछ ऑर्बिट्स डिफाइन किए हैं, राइट. ही हैज डिफाइंड सम ऑर्बिट्स. जब एक्साइट होता है तभी निकलता है, मतलब एनर्जी रेडिएट. हाँ. तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी है तो वो इसमें घूमेगा, कुछ और एनर्जी है तो वो इसमें घूमेगा, राइट. एनर्जी लेवल के हिसाब से वो अलग अलग ऑर्बिट में मूव करेगा, राइट. अगर उसके पास लेट अस जस्ट एन एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो यहाँ घूम रहा है, ठीक. अब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ घूमेगा. इसका मतलब यह है कि 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो ही नहीं सकती उसकी एनर्जी. मतलब कोई भी एनर्जी नहीं ले सकता वो. 10 होगी तो उसके बाद अगर सपोज 20, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, सपोज 20, ऐसा कुछ होता नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्या वैल्यूज होती हैं, बट इट कैन हैव ओनली डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. 10 है, 20 है, 28 है, जस्ट एग्जांपल. हाँ बोलो क्या डाउट है? अभी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक इलेक्ट्रॉन है पहले ऑर्बिटल में, करेक्ट, ठीक है. करेक्ट. तो अभी मैं इनफ एनर्जी नहीं देता हूँ दूसरे ऑर्बिटल में जाने के लिए, और तो वो एनर्जी का क्या होगा फिर? वो लेगा ही नहीं एनर्जी. क्यों? एज पर दिस मॉडल. अरे वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता ना. तो किधर जाएगा एनर्जी? मैंने डाल दिया. एनर्जी किधर जाएगा? मैंने दे दिया एनर्जी, तो मैं कहाँ से? वो फोटोन, वही फोटोन वो वापस निकल जाएगा, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा उसको. हाँ. और भाई देखो ये तो बोर मॉडल है, ये मतलब ऐसा नहीं होता कि इतनी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती. अभी एक दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे एनर्जी बैंड्स होते हैं, रेंज होती है. ठीक. अगर ये कोई फाइनल मॉडल नहीं है. यू हैव स्टडीड वेव मैकेनिकल मॉडल इन 11th स्टैंडर्ड, राइट. जहां पे इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नहीं वेव बोला गया. वो एक रीजन होता है, वहां पे कहीं पे भी रह सकता है. दिस इज नॉट अ फाइनल मॉडल. ये तो सिर्फ हाइड्रोजन का वो आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम को बस एक्सप्लेन कर सकते हो आप इससे. बट इफ आई स्टिक टू दिस थ्योरी, तो आप मुझे 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो मैं लूंगा ही नहीं, समथिंग लाइक दैट. हेलो. और अगर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मैंने 10 से ज्यादा दे दिया, समझ लो 12 दे दिया, तो जाएगा सेकंड वाले में? कितना दे दिया आपने? अभी 10 है और 10 से 20 को जाने के लिए 12 दे दिया आपने, तो 22 हो गया, नहीं? तो वो जंप कर जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वापस से दूसरा फोटोन एमिट कर देगा. अच्छा. वो एनर्जी और मोमेंटम एक्सचेंज चलता रहता है इलेक्ट्रॉन और मोमेंटम फोटॉन्स के बीच में. ठीक है, समझा? ओके.
तो एज पर दिस मॉडल एक्चुअल में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो फाइनली मतलब बहुत सोचने पढ़ने के बाद मेरे समझ में आया कि भाई नहीं, एज पर दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। क्यों? वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके करेगा क्या? ऊपर जा नहीं सकता, एस्केप कर नहीं सकता, और एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इट विल हैव टू इंक्रीज इट्स स्पीड, बट वहां पे लिखा हुआ है इससे ज्यादा एनर्जी हो ही नहीं सकती, मतलब डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है 10, 20, 28, 30 ये एनर्जी है, राइट। एंड करंट पिक्चर के हिसाब से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक फोटोन आया, राइट, कोलिजन हुआ, कुछ मोमेंटम इम्पार्ट किया, वो क्या इधर उधर ही घूमता रहेगा। एंड फिर उसके बाद जैसे एक इलेक्ट्रॉन रहा है, इधर से फोटोन आया, ये टकरा के इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, राइट, और दूसरा एक फोटोन एमिट हो गया, वहां तो कुछ भी चलेगा। आ रहा समझ में? मतलब इतने फाइन लेवल्स नहीं होते जितना बोर मॉडल में लिखा हुआ है, रेंज रहती है। तो ऐसा नहीं है कि फिर इलेक्ट्रॉन बस इतना ही शार्प एनर्जी ले सकता है, लेगा, एक रेंज रहेगी, इतने से इतने के बीच में यहाँ चला जाएगा। आ रहा समझ में? Yes, sir. So there is a range of energy instead of sharp energy level, which we'll study in next chapter. नेक्स्ट नहीं, सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, एनर्जी बैंड्स होते हैं, यही बाद में आपके बैंड्स बन जाएंगे। ओके, तो अब जब एक इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है, when an electron has to jump from one orbit to another orbit, right, then it absorbs a photon. क्या? Energy is needed by electron to jump from lower energy level to higher energy level. By absorbing a photon of energy equal to difference between energy of two levels. क्या लिख दिया मैंने? By absorbing a photon of energy equal to difference between energy of two levels, electron jumps from lower orbit to lower energy level to higher energy level. Lower energy level to higher energy level, right? Also, when electron jumps from higher energy level to lower energy level, it emits a photon. Of energy equal to the difference between energies, of the two levels. बहुत सारा लिख दिया, समझ में आ गया ना आपको? यहाँ से यहाँ जाना है तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, और रिटर्न आना है तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो एक फोटोन रिलीज कर देगा, राइट? समझा ना? हाँ सर। तो Yes, sir. कंक्लूजन क्या है? So energy level, it emits a photon of energy equal to the difference between energies of two levels. Right? Yeah, okay. So if an electron jumps from
electron jumps from nth orbit to pth orbit. It radiates a photon, emits a photon of energy given by En minus EP. एनर्जी गिवन बाय En माइनस EP. समझा? nth ऑर्बिट से pth ऑर्बिट में अगर जंप करेगा तो जो दोनों एनर्जी का लेवल्स का डिफरेंस होगा वो इतना होगा. तो En माइनस EP ये एनर्जी किस फॉर्म में देगा? एक फोटोन के फॉर्म में. फोटोन की एनर्जी क्या होती है? h न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन. So En minus EP, difference between energy levels of nth orbit and pth orbit, is radiated in a form of photon of frequency nu, where En minus EP is h nu. Clear है? हमारा समझ में? Yes sir. तो चलो हम लोग पढ़ते हैं बोर हाइड्रोजन एटम. ये हो गया 3 पोस्टुलेट. इसके हिसाब से बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम को स्टडी करेंगे हम. बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वी कैन एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट टू हाइड्रोजन लाइक, बट मोस्टली इट इज हाइड्रोजन एटम. तो क्या पढ़ने वाले हैं इसमें लोग? तो हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट्स का रेडियस क्या होगा, राइट, एनर्जीज क्या होंगी, ये सारी चीजें अपन ने पढ़नी. समझा? Yes sir. So फर्स्ट पोस्टुलेट से अगर मैं जाऊं, फर्स्ट पोस्टुलेट से तो पहले रेडियस निकालते हैं. रेडियस फर्स्ट पोस्टुलेट से अगर मैं जाऊंगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ओके, so centripetal force needed for electrons is mv square by r, and this is what 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square, right? So mv square by r is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 e square by r square, q1 q2 by r square, right? Hello, this is one. Then second postulate के according क्या है? Angular momentum, that is mvr, should be nh upon 2 pi. Now we have two equations in two variables, v and r. ऊपर भी v और r यूज हो रहा है, नीचे भी v और r यूज हो रहा है. ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो तो you'll get the value of v and r. ठीक? रदरफोर्ड के पास ये इक्वेशन नहीं थी, इसके वजह से वो रेडियस या ऑर्बिट्स को डिफाइन नहीं कर पाया. यू कुड नॉट डिफाइन रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स. उसके हिसाब से कोई भी ऑर्बिट पॉसिबल थी. जिस इलेक्ट्रॉन की जैसी काइनेटिक एनर्जी वैसे उसका ऑर्बिटल रेडियस, राइट. बट यहाँ पे अपने पास दो इक्वेशन है v और r के टर्म्स में, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे. तो सेकेंड इक्वेशन से v का वैल्यू क्या मिल गया? फ्रॉम दिस v इज व्हाट? nh अपॉन 2 पाई mr. ये v का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. m v का स्क्वायर दैट इज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r. एक r कट, r उधर ले जाओ, बाकी सब इधर ले आओ. r पाई 4 कट, 4 पाई कट हो जाएगा, एक पाई बच जाएगा. So r is equal to m n square h square 4 pi epsilon 0 upon 4 pi square m square e square. Answer, right? So 4 pi cut, एक m cut, n square h square epsilon naught upon pi m e square. ये हो गया आपका रेडियस. So radius of hydrogen, sorry, orbit of hydrogen atom is
n square h square epsilon 0 upon pi m e square. आरी बात समझ में? Yes, sir. तो अगर मैं इसमें फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट अगर मैं कैलकुलेशंस करूं तो क्या बचेगा? ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, सब सब्स्टिट्यूशन कर दो, ये वैल्यू जो आएगी ना 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 इंटू 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 इसका स्क्वायर अपॉन पाई हो गया 3.14 ms 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 होल स्क्वायर। ये सब कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.3 एंगस्ट्रॉम आता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम आता है। हरी वचन में? Yes, sir. एंड nth ऑर्बिट का रेडियस नाउ वी कैन राइट एज 0.53 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। कोई आपसे पूछे व्हाट इज रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, तो 3 का स्क्वायर इज 9.53 इंटू 9, दैट इज 4.77 एंगस्ट्रॉम यूनिट वुड बी योर आंसर। में 10th ऑर्बिट का रेडियस चाहिए तो 10 का स्क्वायर 100, 53 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज रेडियस ऑफ 10th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हेलो, टेंथ ऑर्बिट 10th ऑर्बिट तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू दिस, बेसिकली nth ऑर्बिट का सॉरी Rn is directly proportional to square of n। अरे हाँ ना बोलते जाओ यार। ओके, अब देखो, अगर इन केस ये हाइड्रोजन लाइक एटम होता तो कहाँ पे चेंज आता था इस पूरे एक्सप्रेशन में, डेरिवेशन में? हाइड्रोजन लाइक एटम यू अंडरस्टैंड ना, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात नहीं कर रहे हम लोग, नहीं सर, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम में जो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, समझो He प्लस है, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एटम वी हैव He+, तो He+ में न्यूक्लियस में +2 चार्ज है, 2e, और इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो इसमें कहाँ पे चेंज आता था, सोच के देखो कौन से स्टेप में डेरिवेशन के चेंज आता था। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। रिपीट करो सर। अगर हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन लाइक एटम होता तो डेरिवेशन के